नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुप मालवी। मैं हिस्ट्री से नेट हूँ और फिलॉसफी से जेआरएफ हूँ। मित्रों, पिछले बार मैंने आप सबके सामने यूजीसी नेट के कुछ प्रश्नों का कलेक्शन किया था और यहाँ पर मैंने 2019 के प्रश्नों का कलेक्शन किया है। यानी दिसंबर 2019 के जो प्रश्न आए हुए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, उन प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। और यहाँ पर मेरी कोशिश रही है कि एक जैसे प्रश्नों को एक जगह पे ले आना, जिसके माध्यम से आपको ये जानकारी होगी कि किस पैटर्न पे इस समय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप पहले प्रश्न को आइए देखते हैं। इसमें दिया है पहला प्रश्न, किस शिक्षण स्तर में निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन और स्वायत्त विकास। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। मेमोरी लेवल होता है यानी स्मृति स्तर जिसको कहते हैं, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है जिसको अवबोध स्तर कहते हैं, तीसरा विमर्शी चिंतन स्तर होता है जिसे रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। इसमें जो सबसे नीचे का स्तर माना जाता है उसको स्मृति स्तर के रूप में जाना जाता है, जिसमें रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है। इसकी डिटेल आपको देखनी है तो आप मेरे पिछले वीडियो में इसके बारे में देख सकते हैं। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि शिक्षण में निम्नांकित में से कौन से अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं? देखिए यहाँ पर ये अवबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और यह दूसरे किसी शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जब से यूजीसी नेट ने ऑनलाइन परीक्षाएं कराना शुरू किया है वो 10 शिफ्ट में पेपर आयोजित करा रहा है। और इसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला ऑप्शन दिया है तथ्यों को लंबे समय तक प्रत्यय स्मरण और धारण करना, दूसरा है तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखना, तीसरा है विचारों का रचनात्मक निर्माण और आलोचनात्मक व्याख्या, और चौथा है तथ्यों और सूचना पर प्रभुत्व। मित्रों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखना। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको दूसरे नंबर का जो ऑप्शन मिलेगा इसमें देखा जाएगा, यानी आपको तथ्य बताए जाते हैं शिक्षक के द्वारा और उन तथ्यों के मध्य में क्या संबंध है और उनका जो क्या स्वरूप है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे देखा जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो दूसरा वाला है। अब आ जाइए तीसरे पे। अधिगमकर्ता व्यवहार की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित है। यहाँ फिर देखिए एक और शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल से ही पूछा गया है। तो आप समझ रहे हैं कि लगातार एक जैसे प्रश्नों की प्रवृत्ति अलग अलग शिफ्ट के प्रश्नों में पूछी गई है। यहाँ पर देखेंगे पहला जो ऑप्शन दिया है, विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है। देखिए यहाँ से के शब्दों में तथ्य और सूचना दे रहा है, इसका मतलब यह एक ऐसा स्तर है, यानी अगर किसी विद्यार्थी को कोई बात बताई गई है और उस चीज़ को उसे किसी और को एक्सप्लेन करना है, तो अगर वो स्वयं के शब्दों में उस चीज़ को बता दे रहा है और सूचना दे रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर समझ का विकास हुआ है, यानी उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल हुई है तथ्यों के प्रति। तो इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन को हम मान के चलेंगे कि ये सही आंसर है। तो पहले के आंसर को आप सही मान के चलेंगे और इस आधार पर इसको आप कहेंगे कि पहला जो आंसर है इसका सही है। और दूसरे पे आ जाइए, विद्यार्थी तत्काल पढ़ाए गए तथ्यों को याद करता है। देखिए तत्काल पढ़ाए गए तथ्यों का याद करने का जो संबंध है वास्तव में शिक्षण के मेमोरी लेवल से है, यानी स्मरण स्तर से है, इसलिए ये आंसर सही नहीं होगा, दूसरा वाला सही नहीं होगा। तीसरा, यदि आप सी में देखेंगे विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देता है, ये बात भी अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाएगा, जो आपकी समझ के स्तर को दिखा रहा है। चौथे पे यानी डी पे आ जाइए, विद्यार्थी अनेक तरीक़ों से अर्थ की व्याख्या करता है। अनेक तरीक़ों से अर्थ की व्याख्या करना भी वास्तव में एक प्रकार की समझ को ही दिखा रहा है, यानी एक ही जैसी बातें यहाँ आप देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहे हैं। ए दिखाई दे रहा है सही, सी दिखाई दे रहा है सही और डी भी सही दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो चौथा हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपसे बताया रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछा गया विमर्शी चिंतन स्तर पर। देखिए विमर्शी चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित आवश्यकताएं संबंधित हैं। पहला दे रहा है शिक्षक द्वारा तथ्यों और सूचना की व्यवस्थित अनुक्रमिक प्रस्तुति से। दूसरा है समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण और व्याख्या में सहायता प्रदान करने से। तीसरा है छात्रों द्वारा तथ्यों को स्पष्ट किए जाने तथा उसकी व्याख्या किए जाने से। और
चौथा है शिक्षक द्वारा ठोस तथ्यों की प्रस्तुति एवं उसकी कार्य अनुमुख अनुक्रम से। ध्यान रखिएगा मित्रों, जब भी विमर्शी चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि शिक्षण के 3 स्तरों में मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे एडवांस लेवल का स्तर होता है, जिसमें चिंतन स्तर भी, जिसमें अंडरस्टैंडिंग भी होती है, जिसमें मेमोरी लेवल भी होता है और जिसमें चिंतन की प्रक्रिया होती है। चिंतन की प्रक्रिया सबसे एडवांस लेवल की मानी जाती है और एडवांस लेवल की प्रक्रिया जहाँ पे भी आपको दिखलाई देती है, जहाँ पर भी आपके अंदर में चिंतन होता है, समझ होती है, सूझबूझ होती है, जहाँ मेमोरी का भी एक स्तर का समावेश होता है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर अगर आप ऑप्शन के साथ चलेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रिया। मित्रों, समस्याएं और समाधान की प्रक्रिया वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें चिंतन किया जाता है। यानी अगर आपके सामने कोई समस्या आई है, उन समस्याओं के आप स्वरूप को देखते हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास करते हैं, तो आपके अंदर में थॉट्स होने चाहिए, आपके अंदर में लॉजिक होनी चाहिए। तो इसलिए वास्तव में यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहीं पर ही ऐसी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। बाकी सारे ऑप्शन में आपको ये चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेंगी, आप खुद भी इसका अवलोकन देख सकते हैं। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ये अलग शिफ्ट का क्वेश्चन था, ये 2019 का ही क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है और एक जैसे प्रश्नों का मैंने कलेक्शन दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें देखिए मिलान करने वाला बात आई है, शिक्षण स्तर है और प्रमुख विषय। देखिए पहला है स्वायत्त विकास स्तर, इसको छोड़ दीजिए, आप शिक्षण के जो 3 स्तर हैं उनकी बात कीजिए तो मेमोरी लेवल है और इसको आप देख सकते हैं जहाँ पर तथ्यों को याद करना होता है, इसलिए इसका संबंध आप जोड़ेंगे तो आपको तथ्यों और सूचनाओं को याद करना वाले उससे आप मिलान कर सकते हैं। दूसरा अवबोध स्तर, जो आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी तथ्यों और उनके उदाहरणों में संबंध देखना है तो वहाँ पर आपको अवबोध स्तर का प्रयोग करना है। देखिए एक ही प्रकार के प्रश्न आपको इसके पिछले वाले प्रश्न में देखने को मिले थे। यहाँ पर चिंतन स्तर है, ये रिफ्लेक्टिव लेवल है। रिफ्लेक्टिव लेवल में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी समस्या का समाधान करने वाली बात होती है वहाँ रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा इसका, तो इसका जो आंसर है इसके अकॉर्डिंग होगा। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभाग की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहली सत्र को अपनाता है, यह मूल्यांकन के किस प्रकार के रूप में लिया जाएगा। यहाँ 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें पहला है संकलनात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव एवेल्यूएशन, और दूसरा है निकष आधारित मूल्यांकन, तीसरा है निर्माणात्मक मूल्यांकन, चौथा है निदानात्मक मूल्यांकन। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ कि ये चारों मूल्यांकन के में होता क्या है। तो संकलनात्मक मूल्यांकन, इसमें जब कोई भी प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है उसका महत्व क्या रहा है इसको जानने का प्रयास किया जाता है। दूसरा निकष आधारित मूल्यांकन, इसमें किसी निकष के आधार पर या कसौटी के आधार पर यानी क्राइटेरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है शिक्षार्थियों का यानी लर्नर्स का, स्टूडेंट्स का। तीसरा है निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसमें क्या होता है, इसमें फीडबैक प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, यानी जो छात्र होते हैं शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सफलता और विफलता के बारे में जो फीडबैक होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार के मूल्यांकन में क्या होता है, क्विज का प्रयोग किया जाता है, अध्याय परीक्षण वगैरह इसमें किया जाता है। और चौथा है निदानात्मक मूल्यांकन, यानी अगर शिक्षक क्लासरूम में आता है तो पहले वो देखता है कि वास्तव में छात्र के से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं उनको दूर करने का वो प्रयास करता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इसका प्रश्न का उत्तर जो दिया है वो वास्तव में निर्माणात्मक मूल्यांकन होगा। फिर आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख शिक्षण व्यवहार क्या है। देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी इस प्रकार का एक प्रश्न डाला था और मैंने आपसे बार बार बताया कि आप यूजीसी नेट के जो भी प्रश्न हैं उनको यदि आप निरंतर सॉल्व करते रहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझते रहते हैं तो आप उनको करने में समर्थ रहेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के आयोजन से शिक्षक द्वारा की गई टिप्पणी। दूसरा है शिक्षक द्वारा विषय वस्तु या प्रक्रिया आधारित प्रश्न पूछा जाना। तीसरा है अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को संलिप्त किया जाना। चौथा है छात्रों के विचार और उनके योगदान का उपयोग किया जाना। देखिए 5 की टीचिंग बिहेवियर्स जो मैंने आपको बताया था उनका मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है। इसमें पहला है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, दूसरा है लेसन क्लैरिटी, तीसरा है टीचर टास्क ओरिएंटेशन,
चौथा है इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, और पांचवा है स्टूडेंट सक्सेस रेट। यहाँ पर आप देख लेंगे इसका जो आंसर है इसके अकॉर्डिंग अधिगम प्रक्रिया में छात्रों का संलिप्त किया जाना। इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, यहाँ पर 5 की टीचिंग बिहेवियर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि 5 की टीचिंग बिहेवियर होते क्या हैं, और इस आधार पर ये प्रश्न कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए। नेक्स्ट है सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नांकित में से कौन सबसे उपयुक्त होगा। देखिए दोस्तों, सीखने के लिए अधिगम की बात यहाँ की गई है। वास्तव में शिक्षण कार्य में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है अधिगम, और इसमें सीखना होता है, लगातार सीखना होता है, और इसलिए जिस भी कार्य से ऐसी चीज़ होगी जिससे अधिकतम व्यक्ति सीख सकता है, बालक सीख सकता है, स्टूडेंट सीख सकते हैं, उसी को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दूसरे नंबर का, यानी यहाँ पर जो देखेंगे दूसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आपको सही आंसर के रूप में ले जाएगा, जहाँ पर लिखा है अधिगम के अंतरण हेतु अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण को आयोजित करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस विकल्प में आपको अधिकतम अवसर अधिगम से संबंधित मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसे कार्यों की पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाविता में योगदान नहीं करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए आपको ये देखना होगा कि विकल्प में कौन सा करता है। अगर यदि आपको ये पता चल रहा है तो इसका आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 विकल्प दिए गए हैं, और 4 मतलब इसमें ABCD करके दिया हुआ है, और इसमें 3-3 का कोड बना के दिया है। तो इसलिए एक ऐसा विकल्प यानी होगा जो नहीं सही आंसर होगा। तो यहाँ पर शिक्षण की प्रभाविता में योगदान देने वाले कारक में शिक्षक का जो विषय ज्ञान होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस आधार पर भी आप प्रश्न दे सकते हैं इसका आंसर कि इसमें शिक्षक का विषय ज्ञान जिस भी ऑप्शन में होगा उसको हमें नहीं लेना है। तो इसलिए अगर ये आप देखेंगे तो यानी C इसमें भी है, पहले वाले ऑप्शन में, दूसरे में भी ऑप्शन में, और इसी प्रकार से तीसरे में भी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि चौथा ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिसको आप कह सकते हैं जो सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नांकित में से प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार है। इसमें है अध्यापक की मध्यस्थता में संवाद, जो शिक्षार्थी को क्या पढ़ाया जा रहा है उसे समझने में मदद करता है। देखिए, अध्यापक पढ़ा रहा है और उसकी मध्यस्थता में संवाद है, इससे प्रभावी शिक्षण नहीं हो सकता, इसलिए पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा। दूसरा, विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करना, इस प्रकार स्पष्टीकरण प्राप्त करना ये भी प्रभावी शिक्षण का आधार नहीं हो सकता है। तीसरा भी इसी से मिलता जुलता लगता है, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के बारे में अतिरिक्त सूचना की मांग करना, ये भी प्रभावी शिक्षण में प्रमुख आधार नहीं हो सकता। लेकिन चौथा अगर आप देखेंगे तो कम त्रुटि दर को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना, यहाँ पर प्रभावी शिक्षण व्यवहार के लिए ज़रूरी है कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की कमियों को जाना जाए, उनको पहचाना जाए, वो कम से कम गलतियाँ करें, और साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों के जो सभी शिक्षार्थी हैं उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और उनमें जो भी सकारात्मक व्यवहार, जो भी सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं उनको बढ़ाना वास्तव में प्रभावी शिक्षण व्यवहार का मुख्य उद्देश्य होता है, जो उसका मुख्य आधार होता है। तो इस प्रकार से मैंने ये 10 प्रश्नों के माध्यम से आपको बताया कि UGC नेट में इस समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं आगे भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न सेकंड पार्ट में दूंगा दिसंबर 2019 के। इस प्रकार से आपके टॉपिक वाइज जो प्रश्न भी जो UGC नेट में पूछे जा रहे हैं उनको मैं एक जगह पे ले आऊँगा, जैसे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि किस तरह से तैयारी आपको करनी चाहिए। लगातार क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये क्वेश्चन UGC नेट के आपको कुछ ऐसे लगेंगे जो देखने में आसान लगते हैं, लेकिन जब आप उसको करने चलते हैं तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपका रिस्पॉन्स मेरे पहले वीडियो में अच्छा आया, और इसलिए मैं आगे भी आपके सामने इस तरह की वीडियो डालता रहूँगा, और आप उसको देखते रहिए, उसको लगातार जुड़े रहिए। सार्थक मिरर क्लासेस इस चैनल को, मेरा जो चैनल है उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।